जैसा कि आपको पता है कि अपनी बीएससी थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की जो क्लासेज हैं वो एजू साइंस एप्लीकेशन पर चल रही हैं और जो डेमो क्लासेज है थर्ड ईयर के वो यूट्यूब पर भी आपको अवेलेबल हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूं कि ये आपकी 8वीं डेमो क्लास है और मैंने आपसे 10 क्लासेज का प्रॉमिस किया था कि आपको 10 क्लासेज डेमो फ्री मिलेंगी। 10 से हो सकता है तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम नहीं होंगी। लेकिन अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जब बात फीस की आती है, कुछ बच्चों के कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर फीस क्या होगी, कब से होगी, कैसे होंगी, क्योंकि बच्चे डेमो को तो डेमो ही समझते हैं, रेगुलर क्लास समझते ही नहीं है। जबकि मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि बेटा जो अपना डेमो है ना वो भी एक रेगुलर क्लास की तरह ही चल रहा है। आप बस इस क्लास को रेगुलर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि अगले सोमवार से, जो ये सोमवार आ रहा है, इस सोमवार से आपकी सारी क्लासेज एप्लीकेशन पर होंगी। सोमवार या मंगलवार है ना, सोमवार या मंगलवार से आने वाली सारी क्लासेज एप्लीकेशन पर होंगी। आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। यूट्यूब पर केवल ये जो डेमो क्लासेज जो थी अपनी रेगुलर, ये आपको मिलेंगी। कि सर फिर एप्लीकेशन को ज्वाइन कैसे करना है? वैसे तो लगभग सबने आपने एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लिया होगा और एजू साइंस एप्लीकेशन दिख रही होगी आपको साइड में, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट, उसको आपको डाउनलोड करना है, बैचलर ऑफ साइंस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसमें बीएससी थर्ड ईयर क्लासेज आपको देखनी है। और मैं आपको पहले काफ़ी बार बता चुका हूं कि आपको एप्लीकेशन में बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे पेड कोर्स में, जिसमें आपको वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, क्वालिटी सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, स्पीड का ऑप्शन मिलेगा और बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। वीडियो डाउनलोड करने के फीचर से आपको क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी आपके पास ये है कि जैसे कभी आपका नेट अच्छा चल रहा है और आपने अपनी क्लास डाउनलोड करके रख ली और जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपने अपना नेट ऑफ कर दिया और आप डाउनलोडेड जो आपकी क्लास है उसको देखने लग गए। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो आप क्लास देखते वक्त अपना नेट ऑन रखते हो तो आपको बहुत सारे अलग अलग नोटिफिकेशन मिलते होंगे। कभी व्हाट्सएप का आ गया, कभी फेसबुक का आ गया, कभी किसी और चीज का आ गया, कभी किसी और चीज का आ गया। ठीक है, लेकिन यदि आपका नेट ऑफ रहेगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कहीं नहीं हो रहा, ना कोई राजस्थान वाला हो, राजस्थान कोई कर रहा है कि आप अपना नेट बंद करके भी क्लास देख सकते हैं। हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप अपना नेट ऑफ करके भी क्लास देख सकते हैं, डाउनलोड करके क्लास को। तो नेट अपना ऑफ कीजिए, क्लास को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद मतलब क्लास डाउनलोड करके नेट अपना ऑफ कीजिए, फिर अपनी क्लास देखिए रेगुलर। इससे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है और एक बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी विदाउट डिस्टर्बेंस क्लास ले सकते हैं। डिस्टर्बेंस किसका? जो नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं ना, वो कोई नहीं आएगा, नेट बंद हो जाएगा तो। और आप देख रहे होंगे यदि रेगुलर आप क्लास ले रहे होंगे या फिर आप नेट ऑन करके क्लास ले रहे होंगे, अभी तो डाउनलोड का ऑप्शन है नहीं, पेड कोर्स में वो है, तो आपको नेट ऑन करके काफी सारे नोटिफिकेशन आते होंगे जो आपको डिस्टर्ब करते होंगे। ठीक है, ये बात हुई। अब 22 तारीख शनिवार को, आज से 2 दिन बाद, आज 20 तारीख है, गणेश चतुर्थी है। और आप सभी जानते हैं जो हमारी बुद्धि है, ज्ञान है, वो गणेश जी के उस पर चलता है और गणेश जी प्रथम पूजनीय भी होते हैं। और गणेश जी की पूजा करके अपन हर किसी काम की नई की शुरुआत करते हैं। तो अपने इस काम की भी अपन गणेश चतुर्थी से ही एक प्रॉपर शुरुआत मानते हैं और उसी दिन शुरुआत कर रहे हैं। और उसी दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत शानदार एक अच्छा ऑफर देने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी जो पर पेपर फीस थी वो थी 799 रुपये, यही थी ना? 799 रुपये फीस थी, आपको बताया गया था शुरू में। और आपसे मैंने ये भी कहा था कि आप किसी एक दिन का एंजॉय कीजिएगा जब इसमें फीस में भी कुछ ना कुछ होगा। तो 799 जो आपकी फीस थी पर पेपर, उसको यदि कोई भी स्टूडेंट ऑल ओवर राजस्थान कहीं से भी गणेश चतुर्थी के दिन, मतलब 22 तारीख को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गणेश चतुर्थी के दिन 22 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को, 3 दिन के लिए कह रहा हूं मैं, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, मतलब 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त। यदि इन 3 दिन में 22, 23 और 24 अगस्त को कोई बच्चा फीस पे करता है तो उसकी फीस ओनली लगेगी 699 रुपीज। है ना शानदार चीज? मतलब ये फीस आपकी नहीं लगेगी। कब? यदि आप 22 को, 23 को और 24 को पे करते हैं। 22 तारीख को गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में ही आपको ये एक तरह से आप ऑफर समझ लो, चाहे छूट समझ लो, चाहे फीस में कंसेशन समझ लो। जो बच्चे कहते हैं सर थोड़ी सी फीस कम कर दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो, उनके लिए एक छोटी सी वो है 100 रुपए में। ना तो आपको कोई फर्क पड़ेगा, ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके मन की बात रह जाएगी, हाँ सर गणेश चतुर्थी के दिन कुछ ऐसा आपने किया था।
22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन में यदि कोई भी बच्चा ज्वाइन करता है तो उसकी फीस कितनी रहेगी? 699 पर पेपर। उसके बाद यदि कोई ज्वाइन करेगा तो फीस वही लगने वाली है 799, और उससे पहले कोई ज्वाइन करेगा तो भी फीस 799 लगने वाली है। अब बात आती है सर फीस पे कैसे करनी है। फीस पे करने के लिए आपको मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं, आप कॉल से कर सकते हैं, और फिर मुझसे पूछेंगे कि फीस आपको पे कैसे करनी है। डायरेक्टली कोई फीस पे नहीं करेगा, बिना पूछे, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना पूछे कोई भी फीस पे नहीं करेगा। और जैसी क्लासेस अब चल रही हैं उससे भी बहुत लाख गुना अच्छे तरीके से आपको क्लासेस आगे मिलने वाली हैं। वैसे उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगले देखो 22 को शनिवार है, 23 को रविवार है, 24 को सोमवार है, तो सोमवार तक के लिए ये ऑफर आपका रहेगा। और सोमवार के बाद जो क्लासेज आएंगी वो सारी की सारी क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगी, वो भी पेड कोर्स में। पेड कोर्स आपको आज जनरेट हो जाएगा, आपको शो करने लग जाएगा एप्लीकेशन पर। और 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन में यदि कोई बच्चा फीस पे करता है तो 699 ही उसे पे करने हैं। उसके बाद यदि कोई पे करेगा तो उसको 799 ही पे करने पड़ेंगे। बहुत कम फीस है, बहुत नॉमिनल फीस है। ये मत सोचिएगा कि सर इतनी कम फीस क्यों है, कुछ और कोई बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम फीस होने का रीजन बस एक ही है, ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कोरोना या कोविड-19 का, जिसमें हर आदमी एक टाइम के लिए बेरोजगार हुआ था। और बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे फैमिली सिचुएशंस हो, बहुत सारी चीजें क्रिएट हुई थी। अब जब सेकेंड ईयर के अपन, सेकेंड ईयर में भी किया था मैंने, रक्षाबंधन के दिन ये किया था, ये जो काम अपन देख रहे हैं, तब मुझे उस टाइम पता लगा, मतलब जब अपन पढ़ा रहे थे उसमें, कि बहुत से बच्चे फीस पे करने के लायक ही नहीं है, कैपेबल नहीं है, कि सर उनको क्या किया जाए। उनके साथ फिर ये चीजें अपन ने जब थोड़ी सी अप्लाई की तो उनको मन को खुशी मिली, और बहुत उतनी ही उत्साह से उन्होंने ज्वाइन किया, और पढ़ाई में भी उतनी शानदार तरीके से वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए एक बहुत नॉमिनल फीस रखी हुई है ताकि आप अपने घर बैठ के पढ़ सकें। और सबसे बड़ी चीज, इसमें ही फीस में ही आपको देखो आपके बहुत सारी चीजें बच रही हैं। आप कहीं बाहर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, दौसा जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आप कोचिंग करते हैं, तो आपके रहने का खर्चा, आपके घूमने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, वो सब कुछ आपका बच रहा है, और आपको हमेशा घर पे बैठे बैठे ही पढ़ाई पूरी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज आप ये बता देता हूं मैं आपको, कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है कि सर ऑफलाइन चालू होते ही ऑनलाइन बंद हो जाएगी क्या? नहीं होगी। ऑनलाइन क्लासेज आपकी कंटिन्यू चलेंगी, एग्जाम तक चलेंगी, और जिस दिन आपका पेपर होगा ना उस दिन तक मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूंगा। बस और क्या चाहिए आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पेपर जो आपके होंगे, लास्ट पेपर तक मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूंगा। कभी भी किसी भी टाइम आप मुझसे अपनी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत अच्छा मौका है, अच्छे तरीके से पढ़िए और कंपेयर कीजिए पहले पढ़ाई को। आप देखिए कि हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ये डेमो क्लासेस और सेशन रखा था, वो इसीलिए रखा था 10-12 क्लासेस का, ताकि आप लोग अच्छे से देखें पढ़ाई को, पढ़ें, समझें, उसके बाद फिर आप ज्वाइन करें। नहीं तो चाहता तो 1 या 2 या 3 दिन का डेमो रख के अपन शुरू कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से, आपने डिसाइड भी कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ रहा है। कुछ बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो बस ध्यान रखिएगा कि फीस आपकी 799 ही है, लेकिन गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यदि इन 3 दिन में 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को कोई बच्चा फीस पे करता है तो उसकी 699 लगेगी। और गणेश चतुर्थी के दिन से ही फर्स्ट ईयर की और 12th की 2 नई क्लासेज और आने वाली हैं। बहुत कुछ नया आपको इस एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें आप यहाँ पे होने वाली हैं। ऐसे ऐसे फीचर्स, ऐसी ऐसी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी जो आप, जिन क्लासेस के लिए आप लाखों रुपए जाके खर्च करते थे, वो आपको बहुत नॉमिनल फीस पर और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे यहाँ पर। तो बस जुड़े रहिए, नंबर मेरा आपके पास है ही, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देना इसलिए जरूरी था क्योंकि कुछ बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है, और आप जो क्लासेस देख रहे हैं उनकी ड्यूटी है ये कि वो अपने साथ के सभी बच्चों से, चाहे सेकेंड ईयर में हो चाहे थर्ड ईयर में हो, सबसे कांटेक्ट करें और सबके साथ ये शेयर करें कि ये क्लास इस तरह से हो चल रही है, आप इनको देखें। और आपके पास अभी भी, आज 20 तारीख हुई है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 5 दिन का टाइम है। 5 दिन में आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं आराम से। ज़्यादा कोई लंबी क्लासेस अपनी है नहीं, 30 से 40 मिनट की क्लासेज हैं सारी की सारी। एक क्लास 50 मिनट से ऊपर है, देख लीजिएगा। और सारी क्लासेस को देख के डिसीजन कीजिए और फिर अपने आराम से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और हाँ कि सर एक डाउट और आता है कि सर इसके बाद फीस बढ़ जाएगी क्या? सेकंड पेपर, थर्ड पेपर? नहीं बढ़ेगी, इतनी ही रहेगी, कम हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होने वाली है। तीनों पेपर की क्लासेज आपकी 799 में ही होगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी।
सारी बातें हो गई क्लियर? ध्यान रखिएगा 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, उसी दिन से ये चीज शुरू हो जाएगी। सर कितने बजे से? सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी, तो सुबह 6 बजे से। और हाँ एक बात तो ध्यान रखिएगा, वेट मत कीजिएगा कि सर बात तो 22 तारीख को हुई है, 24 तारीख तक है, 23 को कर लेंगे, नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ऑफर को ग्रैब कीजिए और फास्ट जितना हो सके ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलते हैं अब अपने टॉपिक पर आते हैं अपन, जो मैं चल रहा था देखिए आगे। अवकलनीयता या डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेबिलिटी अपना टॉपिक हो चुका था और उसके अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, एक थ्योरम भी अपन ने कर ली थी। मैंने आपसे बताया था कि जो अवकलनीयता टॉपिक है ना, डिफरेंशियबिलिटी, सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन के लिए। ये जो अपन जो अप्रोच करते जा रहे हैं ना, नई नई चीजें अपन सीखते जा रहे हैं कि पहले अपने लिमिट पढ़ी, फिर कंटिन्यूटी पढ़ी, फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ क्यों रहे हैं? एनालिटिक फंक्शन को समझने के लिए या उसके ऊपर सारी डिटेल पढ़ने के लिए अपन ये सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी में अपन एक आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करिए एफ जेड इक्वल टू जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। प्रूव दैट एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। अब ये आपसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार किसी भी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है या फिर अवकलनीय नहीं है। किसी भी बिंदु पर बात कर रहा है, मतलब ये सभी बिंदुओं के लिए बात कर रहा है कि भाई कोई सा भी बिंदु आ जाए उस पर अवकलनीय नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की या किसी एक विशेष बिंदु की बात कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ठीक, अब आपको याद हो तो डिफरेंशियबिलिटी के या अवकलनीयता के दो फॉर्मूला थे। पहला था एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये था जब मैंने आपको बताया था दोनों में से यूज कब करना है, तो ये वाला आपको तब यूज करना है जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक विशेष बिंदु पर बात करें। ठीक, दूसरा क्या बताया था? एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये कब काम लेना है? जब सर्वत्र की बात करें या किसी भी पॉइंट की बात करें या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या विशेष बिंदु की बात ना करें। तो यहां किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है किसी भी बिंदु पर, मतलब कोई सा भी पॉइंट हो, मतलब हर जगह क्या है, ये अवकलनीय नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल कब तो होता है और कब नहीं होता है, याद कीजिए। जब अपन एफ डैश जेड निकालते थे, मैं फिर से कहूंगा ये क्लास देखने से पहले पुरानी सारी क्लासेस देखते हो आप आइए, तब इस क्लास को देखिएगा। डायरेक्टली देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सारी क्लासेस को देखते हुए आइएगा, फिर इस क्लास को देखिएगा, तब तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, वरना फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एक बार इस क्लास को देखने से पहले जो बेसिक मैंने पहले पढ़ाया है, इस क्लास का जो अप्रोच है उसको आप देखते हुए आइए, फिर आगे बढ़िएगा। चलो, कि सर अवकलनीय होना और नहीं होने का मतलब यह है कि जो एफ डैश जेड है वो लिमिट लगती है ना, उसमें वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी रास्ते से उस लिमिट पर चले जाओ तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? यूनिक या फिर अद्वितीय, अलग अलग नहीं आनी चाहिए। चलिए अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, तो एफ जेड इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? जेड बार दे रखा है ना। देखो कि प्रूफ देखिए इसका, गिवन क्या है आपको? एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार। ठीक, अच्छा आप जानते हैं कि z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आयोटा y, और z बार इक्वल टू क्या होता है? x माइनस आयोटा y। ठीक है, चलो मुझे बताइए डेल्टा z इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, कुछ नहीं डेल्टा लगा देना सब जगह। और डेल्टा z बार क्या होगा यदि यूज में आया तो कभी? कि डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा y, आयोटा डेल्टा y। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर अब कुछ नहीं है, जो उसका डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। तो देखिए यहां हियर एफ डैश जेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। क्लियर है? अच्छा, जब एफ जेड इक्वल टू जेड बार है तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू क्या होगा? जेड प्लस डेल्टा जेड का होल बार। सही कह रहा हूं क्या भाई? जब एफ जेड इक्वल टू जेड बार है तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या होगा? जेड की जगह जेड पर डेल्टा जेड रख दो। मैंने जेड की जगह जेड पर डेल्टा जेड रख दिया, बाहर था तो मैंने बाहर लगा दिया। समझने वाली बात यह है कि ये क्या है? ये डेरिवेटिव है किसका? एफ जेड का, जो अवकलज है। अब यदि ये यूनिकली एग्जिस्ट करता है, मतलब ये अद्वितीय रूप से विद्यमान होता है, मतलब ये सिंगल वैल्यूड आता है, मतलब इस पे किसी भी रास्ते चले जाओ, डेल्टा जेड जीरो की ओर किसी भी रास्ते चले जाए, यदि सबसे वैल्यू सेम आती है तब तो है, वरना नहीं है।
और वो दो रास्ते सबसे बेस्ट जो सबसे पहले अपन लेते हैं वो कौन कौन से थे? एक तो था एक्स एक्सिस और दूसरा था वाई एक्स। शुरू करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कीजिए और क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते जाते हैं। तो इधर तो आपके पास है एफ डे जेड इक्वल लिमिट कितना आएगा, डेल्टा जेड टेंस टू 0। अच्छा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड कितना है, जेड प्लस डेल्टा जेड पे बार, जेड प्लस डेल्टा जेड पे बार, माइनस एफ जेड कितना है, जेड बार, और अपॉन कितना है, डेल्टा जेड। बात समझ में आ रही है कि जो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड कितना है, जेड प्लस डेल्टा जेड पे बार, और माइनस एफ जेड कितना है, जेड बार आपने लिख दिया। अच्छा सुनो, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि Z1 प्लस Z2 पे यदि होल बार लगाऊं तो वो Z1 बार प्लस Z2 बार के इक्वल होता है ना। यदि पूरे पे होल बार लग रहा है तो अलग अलग होल बार हो जाता है उस पर। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू, ये लीजिए, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, ठीक है। ये जेड प्लस डेल्टा जेड दोनों पे बार लगाना है तो अलग अलग बार लगा दो। जेड पे बार लगाओ तो क्या आएगा, जेड बार, ठीक है, प्लस डेल्टा जेड पे बार लगाओ तो क्या आएगा, डेल्टा जेड पे बार, माइनस कितना, जेड बार। कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, सर ये क्वेश्चन तो आपने पहले करा दिया, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था वो पॉइंट अपन ने 0 पे डिस्कस किया था उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। थ्योरम जो प्रीमियर कराई थी उसका कन्वर्स प्रूव करने के लिए कराया था कि अवकलनीय या डेरिवेटिव जो फंक्शन है या डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस या संतत होता है, लेकिन संतत जो फलन है उसका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। तो वो अपन ने एक पॉइंट 0 पर चेक किया था। ये सब जगह क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, इसलिए इसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट में टाइम लगेगा अपना बस, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अलग से अपने पास सॉल्व हो जाएगा और आपको पढ़ने में तो मजा आ ही रहा होगा, देख जाइए। जेड बार से जेड बार कैंसिल हो गया, आपके पास बचा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अब ये लिमिट आपके पास आ चुकी है, ठीक। अब ये जो लिमिट है मतलब डेल्टा जेड किसकी ओर टेंड कर रहा है, 0 की ओर। लेकिन समझने वाली बात ये है कि लिमिट डेल्टा जेड जो 0 की ओर टेंड कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में या सम्मिश्र तल में जब भी कोई लिमिट एक पॉइंट की ओर अप्रोच करती है, एक पॉइंट की ओर जाती है, तो वो किसी भी रास्ते से जा सकती है। रियल नंबर में तो क्या था, केवल संख्या रह जाती, या तो लेफ्ट से जाएगा या फिर राइट से जाएगा, ये पॉसिबल था। लेकिन सम्मिश्र तल जो ऐसा होता है इसमें कैसे भी कहीं से भी इस पे आ सकते हैं। जैसे कोई पॉइंट कोई सा भी यहाँ हो, इस पर आने का सीधा तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, किसी भी तरीके से उस पॉइंट की ओर अपन अप्रोच कर सकते हैं। तो वो रास्ते याद करो क्या क्या बताए थे, सबसे जो बेस्ट 2 रास्ते थे, एक तो एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। तो इसमें लिखते हैं केस फर्स्ट, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश जाओगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, वाई 0 तो डेल्टा वाई 0, तो डेल्टा जेड क्या बनेगा, जैसे डेल्टा वाई 0 हुआ ये रहा, तो डेल्टा जेड क्या बनेगा, ओनली डेल्टा एक्स। तो डेल्टा जेड इक्वल टू आप लिखेंगे डेल्टा एक्स, और डेल्टा जेड बार क्या बन जाएगा बताइए, इसमें देखो यहाँ ये 0 हो जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, डेल्टा जेड बार की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स, डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी बच गई, 1 में लिमिट लगेगी नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, यदि मैं एक्स अक्ष के अनुदेश या अलोंग एक्स एक्सिस जाता हूं तो जो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या मिलती है मुझे, 1 मिलती है, मतलब अपन 1 तक पहुंच रहे हैं तो 1 मिलती है वैल्यू। अब यही अपन चेक करेंगे किसके अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, आराम से नोट कीजिए, और यदि कोई रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लेना, या फिर वीडियो को पीछे से देख के स्लो स्पीड करके, बहुत सारे ऑप्शन है देख सकते हैं आप। और आपको तो ध्यान रखना 22 तारीख बाद तो पेड क्लास मिल जाएंगी जिनमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाए क्लास को, तो डाउनलोड करने के बाद तो आप उसको क्लास को एक बार डाउनलोड कर लो और फिर खूब आराम से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन की लिंक और जो 3rd ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक आपके इसमें चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है, और वहीं से आप लोग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ जैसे आपकी क्लास चलेंगी तो उन क्लासेज में हम एक डाउट सेशन भी रखा करेंगे
वीकली डाउट सेशन भी रहा करेगा जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। वैसे तो प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं कोई भी, लेकिन इन केस फिर माइनर सी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम रह जाती है बच्चे के पास, तो वो हर एक बच्चे, भले 100 हो चाहे 200 हो चाहे 500 हो चाहे कितने भी हो, हर एक बच्चे की डाउट सॉल्व किया जाएगा। नोट कीजिए आराम से, 1 मिनट में अपन आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखिएगा, केस फर्स्ट आप कहां से गए हो, एक्स अक्ष के अनुदिश अलोंग एक्स एक्सिस। अब लिखेंगे आप केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होने वाला है, आप लोग लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। मतलब अब की बार लिमिट कहां होकर जा रही है, वाई एक्स के अनुदिश अपन जा रहे हैं, मतलब वाई अक्ष के अनुदिश। सर अब ये है भैया जो लिमिट है, तो वाई एक्स के अनुदिश जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0। और जब डेल्टा एक्स 0 होगा तो डेल्टा जेड क्या बनेगा बताओ, डेल्टा जेड था क्या, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स तो 0 हो गया तो आयोटा डेल्टा वाई। और डेल्टा जेड बार क्या बनेगा, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स तो 0 हो जाएगा तो माइनस का आयोटा डेल्टा वाई। अब क्या करना है, अप्लाई करनी है लिमिट। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, डेल्टा जेड बार की वैल्यू माइनस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा जेड की वैल्यू आयोटा डेल्टा वाई, कट गए क्या आ गया -1। देखो सुनो, अब दोनों क्या अलग अलग आ गई, मतलब ये एफ डैश जेड की वैल्यू 1 आ रही है जब आप एक्स अक्ष के अनुदिश या फिर अलोंग एक्सिस से जा रहे हो, और यदि आप अलोंग वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के अनुदिश जा रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है -1। क्या वैल्यू यूनिक आ रही है, क्या अद्वितीय आ रही है, क्या अकेली आ रही है, क्या सिंगल वैल्यू नहीं आ रही है, दोनों से अलग अलग वैल्यू मिल रही है, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट पे। फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चों के डाउट था सर एक क्वेश्चन में था आपने 3 बार किया 2 बार किया, वहां पर क्या हुआ था कि 2 बार सेम आ गई थी, मतलब एक्स अक्ष से और वाई से जब गए थे दोनों सेम आ गई थी, और जब अपन थर्ड अपन ने चेक करी तो वो उसका अलग आ गई थी, लेकिन यहाँ तो शुरू की 2 ही अलग आ गई, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। गड्ढे वाली कंडीशन बताई थी ना कि जैसे गड्ढा पड़ेगा वहीं पर रुक जाएंगे, तो वही चीज यहाँ पर है, ये दोनों अलग अलग आपके पास आ चुके हैं, तो ये -1 आ रहा है और +1 आ रहा है, मतलब एफ डैश जेड की वैल्यू यूनिक नहीं है। और किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल या अवकलनीय होने के लिए उसका जो डेरिवेटिव एफ डैश जेड है वो यूनिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, मतलब वह मान अद्वितीय, एक मानी और विद्यमान होना, परिमित मान होना चाहिए। और लिमिट का जब अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा था तो उसमें मैंने आपको यही बताया था लिमिट के कॉन्सेप्ट में कि जब भी लिमिट अपन अप्लाई करेंगे तो किसी भी रास्ते से हम चले जाएं हमको वैल्यू हमेशा क्या मिलनी चाहिए, सेम, तब तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करती है। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, हियर वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक, so function fz CVF complex variable function fz is not differentiable। शॉर्ट लिख दिया है ना, आप लिख देना यहां f डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, तो अतः फलन एफ जेड अवकलनीय नहीं है, अतः फलन एफ जेड अवकलनीय नहीं है। क्लियर, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं उम्मीद करता हूं यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पटअप होता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप। और अब अगला टॉपिक अपना एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन, जो कि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही अपन पढ़ने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड नहीं हो। एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक थ्योरम आपकी एग्जाम से रिलेटेड होगी।
मिक्सिंग होती है फर्स्ट यूनिट में, पिछले 2 साल से हो रही है मिक्सिंग का भी अपन तोड़ निकालेंगे, और जो मिक्सिंग कहाँ से कैसे होती है सारी चीज आपको क्लियर करूंगा मैं। तो अभी आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन पर आते हैं। देखिए आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार टॉपिक आपका एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक और रेगुलर, विश्लेषिक फलन या नियमित या होलोमॉर्फिक बोलते हैं इसको अपन। इसकी डेफिनेशन में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए, उसके फिर इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो पहले तो ये बुक की डेफिनेशन समझा देता हूं, फिर मैं देसी भाषा में समझाऊंगा कि कहते कैसे हैं अपन, एक्चुअल में होता क्या है ये। कि एक मानी फलन, मैंने कहा था कभी भी कोई डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसके एक एक वर्ड को फोकस करेंगे और एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला वर्ड है एक मानी, मतलब सिंगल वैल्यूड। किसी प्रांत डी के, ये लो किसी प्रांत डी आ गया, इंपॉर्टेंट, प्रत्येक बिंदु पर, मतलब हर एक बिंदु पर परिभाषित व अवकलनीय हो, मतलब कोई फलन है या फंक्शन है वो किसी डोमेन डी के हर पॉइंट पर डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और सिंगल वैल्यू हो रहे। तो प्रांत डी में क्या कहलाता है, ये विश्लेषिक कहलाता है। अब परिभाषा को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो सर फिर क्या करें, जो मैं बताऊं उसको ध्यान रखो। पॉइंट बना देता हूं। पहला पॉइंट तो ये कि कोई भी जो फंक्शन है एफ जेड, वो फंक्शन एफ जेड होना चाहिए सिंगल वैल्यूड। फंक्शन एफ जेड शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कंटिन्यूसली बोल सकते हो आप, है ना, कंटिन्यूस होना जरूरी है। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है, एक मानी, मतलब कोई भी फलन एफ जेड है वो एक मानी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि जो उसका डेरिवेटिव है एफ डैश जेड, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड क्या होगा भैया, एफ डैश जेड शुड बी डिफाइंड एंड एग्जिस्ट यूनिकली, शुड बी डिफाइंड एंड एग्जिस्ट यूनिकली, मतलब जो फलन एफ जेड का अवकलज है ना एफ डैश जेड, वो परिभाषित होना चाहिए और अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए। लिख देना, एफ डैश जेड परिभाषित व अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए। आई बात समझ में? 2 पॉइंट आपको बस याद रखना है। पहला पॉइंट तो क्या रखना है कि फलन एफ जेड सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए, संतत होना चाहिए। वैसे तो ये अवकलनीय वाली कंडीशन है, अवकलनीय होगा तो संतत तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। कि डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश जेड शुड बी डिफाइंड एंड एग्जिस्ट यूनिकली, मतलब जो एफ डैश जेड है वो परिभाषित होना चाहिए और अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए। अद्वितीय रूप से विद्यमान का मतलब आप किसी भी लिमिट से चले जाएं, हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, है ना। और इसमें एक लाइन लिख देना, शुड बी डिफाइंड एंड एग्जिस्ट यूनिकली एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी, कि एफ डैश जेड परिभाषित व अद्वितीय रूप से विद्यमान है अपने प्रांत में, प्रांत डी में। अब प्रांत क्या था याद करो, प्रांत, डोमेन, प्रदेश, क्षेत्र। एक दिन समझाया था मैंने कि कोई खेत है, जैसे मेरा खेत है, मैं उसमें बीज डालने जा रहा हूं, है ना, कोई भी तरह का, तो मैं अपने खेत में डालूंगा, उससे बाहर थोड़े निकलूंगा। जैसे जो भी मेरे पास ये खेत है, इसमें मैंने बहुत सारे बीज डाल दिए,
तो इन जो बीज डाले हुए हैं इसे बाहर थोड़ी डालूंगा, मैं अपने खेत में डालूंगा। तो ये जो खेत है ना वो मेरे लिए क्या है, मेरा डोमेन है, मेरा प्रांत है, मेरा क्षेत्र है कि मतलब इससे बाहर नहीं जा सकता, इसी में मेरे बाउंडेशन कर दी मुझे, है ना, कि ये बाउंड्री है इसकी, मुझे इसी में अंदर रहना है। और इसमें जितने भी बीज हुए हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट। जो Z0 अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता है ना, विशेष बिंदु, वो ये सारे के सारे इसमें क्या है, पॉइंट है। तो बात समझ में आई कि जो इसी को क्या बोलते हैं अपन, डोमेन। किसी फंक्शन के लिए कोई जो कहता है ना कि फंक्शन किसी डोमेन डी में परिभाषित, तो डोमेन डी है क्या, प्रांत डी है क्या। प्रांत डी वो क्षेत्र है या फिर एक ऐसा एरिया है जिसमें उसमें उपस्थित या उसमें विद्यमान सभी बिंदुओं पर फलन की बात की जाती है। तो ये बात कही है ना इसने कि फलन f(z) का जो अवकलज है f'(z) परिभाषित होना चाहिए, अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए, किसमें, प्रांत डी में। केवल जो उसका क्षेत्र है ना उसकी बात चल रही है, प्रांत डी में होना चाहिए, इसके अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखा साइन कॉस का होता है -π/2 से +π/2 तक, है ना, इस तरह से जो चीजें होती हैं। तो बात आई समझ में आपको ये कि एक तो जो भी फलन f(z) है वो सिंगल वैल्यूड या एक मानी होना चाहिए। दूसरी बात, उसका अवकलज परिभाषित होना चाहिए और अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए, कहां पे, अपने प्रांत में। प्रांत क्या होता है, एक उसका एरिया समझ लो आप, या उसकी रहने की जगह समझ लो, या उसका घर समझ लो, कुछ भी आप कह सकते हैं उसको, बस उसकी लिमिट उसी में रहती है। जैसे मैं हूं, मेरा खेत था, मैं मेरे खेत से बाहर बीज नहीं डालूंगा, केवल खेत में अपने बीज डालूंगा, तो ये खेत मेरे लिए क्या हो गया, मेरा प्रांत हो गया, मेरी लिमिट कहाँ है, इस खेत तक ही है। तो आगे बात समझ में आपको। तो विश्लेषिक फलन किसे कहते हैं, तीन नाम है, एनालिटिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक और रेगुलर। बहुत सी बार क्या करते हैं कि रेगुलर फंक्शन को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। रेगुलर फंक्शन को काफी लोग या काफी राइटर्स ने थोड़ा सा अलग कर रखा है, उन्होंने केवल इतना सा कर रखा है कि जरूरी थोड़ी सभी पॉइंट पे डिफाइन हो जाए। यदि किसी एक आध पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो ना, और यदि उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो रेगुलर बोल देते हैं वो। तो ये अलग अलग राइटर्स की बुक है, लेकिन अपनी जो बुक है वो तो यही कह रही है कि ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। और आपको भी तीनों को एक ही मानकर चलना है। जब हायर स्टडी करेंगे और ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने में मिलेगा इनमें। तो बस हमें यही याद रखना है कि कोई फंक्शन f(z) विश्लेषिक या एनालिटिक, कोई फंक्शन f(z) विश्लेषिक या एनालिटिक या होलोमॉर्फिक या रेगुलर या नियमित कब होता है, जब उस फंक्शन f(z) का मान जो है सिंगल वैल्यूड हो, एक मानी हो, ठीक है, मतलब उसके अलग अलग मान नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव है या उसका जो अवकलज है, मतलब वो अवकल नहीं होना चाहिए अद्वितीय रूप से, या उसका जो डेरिवेटिव f(z) है वो विद्यमान होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, और अपने प्रांत डी में क्या होना चाहिए, वो परिभाषित और अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए आप, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो कि याद करो अपन ने पिछले कुछ दिनों में एक एग्जांपल किया था mod z² वाला, याद है। इसको क्या लिखा था आपने कि सर x² + y², और जो ये आपका क्वेश्चन था वो केवल मूल बिंदु पर या ओरिजिन पर आपका वो था डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय। याद कीजिए, कुछ खुद ने कहा था उसने कि कहीं भी अवकलनीय नहीं है, केवल मूल बिंदु पर है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये केवल मूल बिंदु पर या ओरिजिन पर आपका डिफरेंशिएबल था, मतलब ये आपका विश्लेषिक या एनालिटिक नहीं है, सब जगह नहीं है। क्योंकि एनालिटिक फंक्शन क्या कहता है कि उसके डोमेन में, मतलब उसके जो प्रांत है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, प्रत्येक बिंदु पर होना चाहिए अवकलनीय, और अद्वितीय रूप से अवकलनीय विद्यमान होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, ठीक है, अवकलज उसका। ये कहां था, केवल ये मूल बिंदु पर अवकलनीय था, उसके अलावा कहीं और नहीं था। लेकिन विश्लेषिक एनालिटिक क्या कहता है, सब जगह होना चाहिए, है ना। एक एग्जांपल और देखो, जैसे f(z) = 1/z-1 है। अब ये पॉइंट जो है इसका जो डेरिवेटिव होगा वो -1/z-1 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये फंक्शन जो है सब जगह परिभाषित है, केवल एक पॉइंट को छोड़कर। कौन सा, यदि मैं z = 1 रख दूं, यदि z = 1 रख दूं तो कैसा हो जाएगा, ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 होगा, 1/0 इन्फिनिटी बनेगा। तो ये फंक्शन जो है z = 1 पर क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो अपन क्या करते हैं कि यदि z = 1 के अतिरिक्त, z = 1 के अतिरिक्त, एक्सेप्ट z = 1 ये कंडीशन हो, या फिर लिखा हो z ≠ 1, तो ये कैसा है, विश्लेषिक है या फिर एनालिटिक है। मतलब z = 1 पर तो विश्लेषिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि z = 1 पर इन्फिनिटी बन जाएगा और इसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा फिर आपको, है ना। लेकिन यदि z = 1 को हटा दिया जाए, इसका जो डोमेन जो भी होगा ना, कहीं भी इसका कोई भी डोमेन होगा, उस डोमेन में या उस प्रांत में से यदि z = 1 पॉइंट को हटा दिया जाए, जैसे वही बात, एक खेत में हमने बीज डाले बहुत सारे, उनमें से एक बीज खराब निकल गया, है ना,
और वो हो सकता है दूसरों को खराब करे, या पूरे को ही खराब कर रहा हो, या पूरी फसल को खराब कर रहा हो, या उस एक बीज की वजह से कोई और प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप क्या करें, उस एक बीज को वहां से निकाल के बाहर फेंक दें। तो आपने क्या किया, z=1 को यहां से निकाल के बाहर फेंक दिया। जब z=1 था तब तो विश्लेषिक नहीं था, लेकिन जैसे आपने z=1 को निकाल के बाहर फेंका, वैसे ही क्या हो गया, ये विश्लेषिक हो गया। ठीक है, तो z=1 के अतिरिक्त एक्सेप्ट z=1 या फिर z=1 का कंडीशन लिखेंगे तो ये क्या होगा, विश्लेषिक होगा। ये तो हुई आपके एनालिटिक या विश्लेषिक की डेफिनेशन। आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, और कोशी-रीमान समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक, और इजी भी है, और एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शुरू में दी थी कि फी आपकी 799 है, यदि कोई बच्चा 22 तारीख 23 तारीख और 24 तारीख को पे करता है तो उसकी ओनली कितने लगने वाली है, 699 पर पेपर। कैसे फीस पे करनी है, फीस पे आपको मोबाइल नंबर में दिख रहा होगा, आपको उस पर कांटेक्ट करना है और पूछना है कि सर फीस पे क्या करनी है, ऐप के थ्रू लेनी है या फिर डायरेक्टली पे करनी है। मैं सारी चीज आपको बता दूंगा। क्लियर है? बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और डेमो को डेमो ना समझे, रेगुलर क्लासेज ही समझे इनको, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए कि डेमो क्लासेज चल रही हैं, देखें उन्हें। और अब जल्द ही ऐप पर शिफ्ट होने वाली हैं सारी क्लासेज, यूट्यूब पर आना नहीं होगा। तो सारी क्लासेज अपन एप्लीकेशन पर आएंगे, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने सारे फ्रेंड्स को थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में जो भी हैं इस एप्लीकेशन को शेयर कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो एप्लीकेशन है ना, इसको तो आप सबको ही डाउनलोड करवा दो। पढ़ने वाला जो बच्चा है ना, चाहे 6th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे BSc में हो, चाहे BA में हो, चाहे कुछ में भी हो, सबको ही डाउनलोड करवा दो, क्योंकि सबके काम की चीजें धीरे धीरे इस एप्लीकेशन पर आने वाली हैं। रीड पटवार के बैच भी आएंगे, अलग अलग टीचर होंगे सबके पढ़ाने वाले, है ना। सारी चीजें आपको यही मिल जाएंगी इसी एक ही एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, इसका ध्यान रखना। 22, 23, 24 गणेश चतुर्थी का विशेष ध्यान रखना, और सबसे मेन चीज नोट्स बनाते रहिए अपने, पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।